और अभी अभी में अगली खबर पटना से है, जहां पर खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। फैसल खान उर्फ खान सर आज पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आज खान सर कोर्ट पहुंच सकते हैं और इसके अलावा आज रोशन सर की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है। अब आज ये तय होगा कि रोशन सर बाहर आएंगे या फिर उन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। और खान सर के 2 सुरक्षाकर्मी, उनके जो गार्ड्स हैं, उनकी जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई होनी है। इस मुद्दे पर पटना में माहौल गरमाया हुआ है। रोशन सर के जो छात्र हैं वो आज प्रदर्शन का उन्होंने ऐलान कर रखा है और उनकी मांग है कि खान सर को गिरफ्तार किया जाए और रोशन सर को जमानत दी जाए। पटना में 2 जून को खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर हुए बवाल के बाद से पहले रोशन सर की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद जब सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई, सच सामने आया कि खान सर के गार्ड फायरिंग कर रहे हैं, तो पुलिस ने पिछले शुक्रवार को खान सर पर एफआईआर दर्ज की थी। उन पर हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गई। इसके बाद से खान सर फरार है। इसके अलावा खान सर पर एक और खतरा मंडरा रहा है और वो है खान ग्लोबल सेंटर की सील होने का। खान सर 3 दिनों से फरार है। पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है, लेकिन खान सर को अब सरेंडर करने को तैयार है, ऐसा कहा जा रहा है। ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के छात्र आरोप लगा रहे हैं कि अगर खान सर की शिकायत के 24 घंटे के अंदर रोशन सर को गिरफ्तार कर लिया गया तो खान सर पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। रोशन सर पर जो भी धारा लगाया गया उससे अधिक संगीन धारा खान पे लगाई गई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि भाई 109 भी उन पर भी लगाया गया, दोनों को 109 आर्म्स एक्ट भी उन पर लगाया गया। इसके बाद भी अभी तक वो गिरफ्त में नहीं है, अर्थात अभी भी उनको प्रशासन द्वारा गिरफ्तार किया नहीं गया। तो हमारा सबसे पहला डिमांड है कि जिस तरीके से तत्परता के साथ प्रशासन ने रोशन सर की गिरफ्तारी की है, हमारे प्रेस संस्थान में छापेमारी की गई उस रात्रि के समय में, उसी तरीके से तत्परता के साथ खान की गिरफ्तारी की जाए। खान को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो हम आमरण अनशन शुरू करेंगे, क्योंकि भाई यहाँ साफ साफ बात है कि आप देखें कि 2 तारीख के दिन वो एफआईआर हुआ, 3 के सुबह में ये गिरफ्तार हुए, 4 तारीख को खान के ऊपर एफआईआर होता है, इसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। रोशन सर के छात्र प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच खान सर के कोचिंग सेंटर में सील होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। शनिवार को फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने कोचिंग की बिल्डिंग में सेफ्टी स्टैंडर्ड का निरीक्षण किया। जांच में खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर में बच्चों की सेफ्टी को लेकर, उनकी जान की सुरक्षा को लेकर कई खामियां पाई गई। इस दौरान फायर सेफ्टी से जुड़े कई मानकों में भी कमी मिली। इसके बाद फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट ने इन कमियों को दुरुस्त करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट का यह कहना है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर खामियां दुरुस्त नहीं की गई तो आगे का कदम उठाया जाएगा। जैसे फायर अलार्म सिस्टम की कमियां पाई गई है, फायर पंप नहीं लगा हुआ है, टैंक में जो ओवरहेड टैंक है, टैंक में जो कैपेसिटी के चाहिए उसमें कम है, तो 1 सप्ताह के अंदर नहीं लगाते हैं तो इसकी सूचना बड़ी लेवल पे दी जाएगी और जो भी होगा वो बड़ी लेवल पे किया जाएगा। तो एक तरफ फैसल खान उर्फ खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो दूसरी ओर अब खान सर पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप यह है कि खान सर दूसरे कोचिंग से सफल होने वाले छात्रों को लालच देते थे और अपने संस्था में बुला करके उन्हें सम्मानित कर रहे थे। चयनित छात्रों को अपनी संस्था का बता रहे थे। आपको ये भी बता दें कि 31 मई को खान ग्लोबल कोचिंग में पुलिस भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया था। दावा यह किया जा रहा है कि खान सर के कोचिंग से 12,000 छात्र भर्ती परीक्षा में सफल हुए। हालांकि अब कई ऐसे चैट्स और ऑडियो सामने आ रहे हैं जिससे खान के दावों की पोल खुलती दिख रही है। एक ऑडियो में फैसल खान की टीम एक फिजिकल ट्रेनर को फोन करके ये कह रहे हैं कि बिहार पुलिस में पास हुए सभी बच्चों को लेकर आना और खान सर का झंडा बुलंद करना। हालांकि इंडिया टीवी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। आइए आशीर्वाद ले लीजिए सर से, ठीक ना? जी सर, हम कल आएंगे आपको, ठीक है? खान सर से मिला जाएगा, ठीक है? तो हमको भी अच्छा लग रहा है जो फोन किए हैं। तो हम कल फोन किए थे आप, तो हम दूसरा ठाई थे, तो इसीलिए आपका फोन हम रिसीव ना किए। अभी भेजे हैं गोलू जोन जी 12 से 2, ठीक है जी। कितना बजे सर? 12 से 2 के बीच में, ठीक ना? अच्छे, मैंने वहाँ भेंट हो जाएगा खान सर से? भैया ये खान सर से थोड़ी ना इतना आसानी से भेंट होता है जी। खान सर कोई आम आदमी है? नहीं, हम जानते हैं। आपको बुला रहे हैं कि खाने सर बोले हैं हमको कि पूरा टीम रिसर्च किया है पूरे बिहार में। जी जी जी।
तुम लोग का सब सोशल मीडिया देखा गया है कि कौन कौन क्या कर रहा है, क्या किसका पर्सनालिटी है, ठीक ना। जी 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 तो बेतिया से आपको चुना गया है, ठीक है। जी जी बेतिया बगहा में उधर पूरा आपको इलाका जी संभालना है। जी 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 खान सर का झंडा बुलंद करना है, ठीक है। जी 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 हम कल आज रखे थे गाड़ी में, बच्चा लोग बोला है लोग नहीं सर आप जाइए, पूरा चंपारण जितना है पूरा लोग जाने का मन। ठीक ठीक है ठीक है, आइए आप कल आइए बेटा, ठीक ना। जी। बच्चा निकला समझिए 260-70 लड़का हो गया अभी तक ना फिजिकल में। मतलब मैसेज किए सलेगन के पास कि खान सर सबको मिलने के लिए बुलाए हैं पटना, लेकिन अपना ग्रुप में वो जोड़ देंगे। अच्छा। ये कि सबके नंबर देना जोड़ देंगे और उसमें मैसेज अपना जाते रहेगा। अच्छा। हम तो बोले नहीं हो कि सर कॉल किए हैं मिलने चलना है सबको पटना। अच्छा। हम मतलब तो उसी दिन से हम कॉल बैक किए व्हाट्सएप पे कि हाँ जो कॉल किए थे ये वो ग्रुप है उसमें ऐड कर देंगे, कहिया समारोह होगा वो उस दिन सबको आना है। ये ऐसा बात है। खान सर मतलब जितना फेसबुक सबके नंबर लेके सब कॉल कर रहे हैं, लोग 7 गो हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। नीतीश, आखिर ये पूरा मामला क्या है? क्या वाकई में सक्सेसफुल स्टूडेंट्स का क्रेडिट लेते थे खान सर? जी हाँ, देखिए अब कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। खुद जो ऐसे छात्र जो सफल हुए थे किसी दूसरे कोचिंग संस्थान से, वो बहुत ही छोटे छोटे कोचिंग संस्थान है, और इसके अलावा कई ऐसी एकेडमी है जो फिजिकल ट्रेनिंग देती है छात्रों को। उनसे जुड़े जो संचालक हैं, शिक्षक हैं, उनसे संपर्क किया गया था और उसके कई वीडियो और ऑडियो अब सामने आ रहे हैं, और उससे ये पता चल रहा है कि किस तरह से जो सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें आंकड़े ये दिखाए जाते हैं कि 12,000 छात्र हमारे यहाँ से पुलिस बल में भर्ती हुए, सफल हुए, चयनित हुए। उसके पीछे की सच्चाई अब सामने आ रही है, और जाहिर है ये इस तरह के आरोप पहले भी कोचिंग संस्थानों पर लगते रहे, और खान सर भी यही कर रहे थे। ये लेकिन सबकी दिलचस्पी ये है क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें कि खान सर कहाँ हैं। आपकी तो मुलाकात पहले वक्त में होती रही है, खान सर कहाँ हैं? क्या आज वो सरेंडर करने के मूड में हैं? क्या हो रहा है, जरा ये बताइए। देखिए, खान सर के बारे में अभी तक कोई जानकारी किसी को नहीं मिल पा रही है। अभी 2 दिन पहले उन्होंने अपने क्लास में बच्चों को बताया था, छात्रों को बताया था कि किस तरह से वो नौबत आई थी। एक तरह से अपना पक्ष उन्होंने छात्रों के सामने रखा था, लेकिन उसके बाद से वो लगातार गायब हैं। उनके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं मिल पा रही है, और उनकी जो जमानत याचिका है, जो अग्रिम जमानत याचिका है, उनके वकील ने दायर कर दी है कोर्ट में, और कल उस पर सुनवाई होनी है। रही बात सरेंडर की, तो चूंकि अब अग्रिम जमानत के लिए वो फाइल कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सरेंडर का कोई मतलब नहीं बनता है, और चूंकि सरेंडर करेंगे तो उनको जेल जाना तय होगा। चूंकि जो धाराएं लगी हुई हैं वो गैर जमानतीय हैं, तो ऐसी स्थिति में सरेंडर करने पर उन्हें हर हाल में जेल जाना होगा, और इसलिए उससे बचने के लिए उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका का विकल्प चुना है। तो आज चूंकि याचिका दायर कर दी है उनके वकीलों ने, अब कल सुनवाई होगी, तब ये पता चलेगा कि उन्हें जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। चलिए, आने वाला वक्त बताएगा कि खान सर कहाँ हैं और क्या हो रहा है उनके साथ, और अदालत से क्या उनको अग्रिम जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी, इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आने वाले वक्त में। बहुत शुक्रिया नीतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब खबर यूपी से, जहां पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। 3 दिन तक चलने वाली भर्ती परीक्षा का आज पहला दिन। कुल 32,679 पदों के लिए तकरीबन 29 लाख छात्रों ने आवेदन दिया है। यूपी के 75 जिलों में 1,183 केंद्र पर ये एग्जाम हो रहे हैं। 3 दिन तक चलने वाली परीक्षा के लिए हर दिन 2 पाली में एग्जाम है। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। एग्जाम सेंटर के बाहर पुलिस तैनात की गई। तो एसटीएफ नकल माफियाओं पर नजर बनाए हुए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि एडमिट कार्ड दिखाने पर छात्रों को यूपी रोडवेज की बसों में आधे कीमत पर टिकट मिल जाएगी। सिपाही भर्ती का बड़ा इम्तिहान है और बहुत बड़ी तादाद है। करीब 29 लाख लोग इस परीक्षा में बैठेंगे। ये 3 दिन इम्तिहान चलेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। आज पहले दिन का एग्ज़ाम है, 2 शिफ्ट में होगा, और नेशनल कॉलेज जो लखनऊ का है वहाँ उसके बाहर है। जो लोग इम्तिहान देने वाले हैं वो भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? शिवकांत वर्मा। अच्छा शिवकांत जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं आगरा से। आगरा से कैसे, ट्रेन से आए बस से आए? ट्रेन से आया था। भीड़ बहुत है ट्रेन में। मैम एसी वाला जो क्विज था, थर्ड ईयर वाला, उसमें भी पूरा भर के ऐसा लग रहा था जैसे जनरल वाला डब्बा है, पूरा जनरल वाला लग रहा था। उसमें हम लोग दब के आए, उसमें भी समझ लो काफ़ी तकलीफ तो हुई काफ़ी, लेकिन आना पड़ा है।
पेपर तो इस जो इम्तिहान है इससे क्या उम्मीद है? कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे? तैयारी तो मतलब पिछली वाली में रह गया था मैं थोड़ा, है ना, तो अब ये इस बारी में थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा 1 साल से ज़्यादा ही हो गया है, तो इसमें थोड़ा उम्मीद है हो जाएगा कुछ। अब पेपर वगैरह लीक नहीं होता तो हो सकता है, क्या पता कुछ। अभी तो सरकार ने काफ़ी सख्ती कर रखी है यहाँ पे, लेकिन कुछ पता नहीं है मैम, आगे देखते हैं मैम, होता है अच्छा ही। वैसे तो तैयारी तो अच्छी है, करके आएंगे। आपका नाम क्या है? कहाँ से आए? अक्षय कुमार, संत कबीर नगर से, खैलाबाद के इधर से। कबीर, आप कैसे आए? ट्रेन से, बस से? नहीं, बस से आए हम। बस से आए। तो बस में तो 50% योगी आदित्यनाथ ने डिस्काउंट नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम प्राइवेट बस से आए एक्चुअली। प्राइवेट बस से आए। जी हाँ। कितनी तैयारी इम्तिहान की है और तैयारी क्या? तो काफ़ी टाइम से चालू था हमारा, बट बीच में कुछ गैपिंग हो जाने की वजह से थोड़ा हो गया, बट उम्मीद यही है कि अच्छे से अच्छा करने का कोशिश करेंगे। पूरी तैयारी करके आए हैं। सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है इस इम्तिहान की। एक तो जो सेंटर्स हैं वहाँ सिक्योरिटी का ज़बरदस्त इंतज़ाम है। लखनऊ में करीब 50 से ज़्यादा सेंटर्स हैं। 2000 पुलिस यहाँ लगाई गई है कि सेंटर में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। अब ये जब अंदर जाएंगे तो इनकी सिक्योरिटी होगी। ये किसी भी तरह से फ़ोन तो नहीं ले जा सकते, स्मार्ट वॉच भी अंदर नहीं ले जा सकते। यहाँ सिक्योरिटी होगी। उसके बाद जो पेपर है वो लीक ना हो, इसके लिए पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। STF लगाई गई है जो पिछले कई दिनों से निगरानी रखे है। सोशल मीडिया पे टेलीग्राम जो ऐप है उस पर कि किसी तरह का पेपर लीक करने वाले गैंग जो है वो सक्रिय ना हो। कुछ लोगों को ऐसा भी पकड़ा है STF ने जो बेवकूफ़ बना रहे थे इन लोगों की हमारे पास पेपर है, हमें पैसा दो, हम तुम्हें पेपर दे देंगे। तो इस तरह से हर कोई सतर्क है और उम्मीद यही की जा रही है कि ये जो इम्तिहान है, बड़ा इम्तिहान है, ये ठीक से हो जाएगा। और अब खबर यूपी के शामली से है, जहां धर्मांतरण का एक मामला सामने आया। धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप चांदनी कुरैशी नाम की एक महिला पर लगा और उसके परिवार पर, जो पेशे से एक जिम ट्रेनर है। चांदनी पर आरोप है कि उसने प्रॉपर्टी के लालच में एक दवा कारोबारी के बेटे आयुष मलिक का धर्मांतरण करवाया। चांदनी ने निकाह के लिए आयुष पर दबाव बनाया और फिर उसे मौलवी के साथ मिलकर आयुष से रहमान बना दिया। चांदनी के दबाव में आयुष ने दाढ़ी बढ़ा ली, टोपी पहनकर अपनी दुकान पर बैठने लगा। अब शामली के कारोबारी ने धर्म परिवर्तन कराने और अवैध वसूली के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो पूरी कहानी से पर्दा उठा। चांदनी ने पहले आयुष से दोस्ती की, फिर उसके साथ के कुछ वीडियो बनाए। बाद में वो इसी वीडियो के आधार पर आयुष को ब्लैकमेल करने लगी। पुलिस ने आरोपी चांदनी और उसके पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शामली में एक पूरे जाट परिवार का इस्लाम मजहब में धर्मांतरण किया गया। आयुष मलिक के साथ एक शामली की रहने वाली चांदनी कुरैशी ने मित्रता की और फिर अपने जाल में, प्रेम जाल में फंसाया। उसकी वीडियो बनाई और फिर उसको अपने साथ निकाह करने के लिए तैयार किया और यदि निकाह नहीं करोगे तो ये वीडियो सबको दिखा दी जाएगी। इस डर में इस्लाम मजहब स्वीकार करके उसने उस चांदनी कुरैशी के साथ में निकाह पढ़ लिया। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम हिंदू समाज को लेकर के इस कुरैशी बस्ती के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में चांदनी के परिवार के 6 मेंबर्स और 3 मौलवियों के खिलाफ FIR तो दर्ज कर ली है। आयुष के पिता का यह कहना है कि फर्जी निकाह नामा तैयार कर पूरे परिवार पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है। आयुष के पिता ने आरोप ये भी लगाया है कि चांदनी के परिवार ने उन्हें मुस्लिम न बनने पर हत्या की धमकी दी है। पुलिस के मुताबिक चांदनी और आयुष मलिक की मुलाकात साल 2022 में हुई। दोनों एक फिजियोथेरेपी सेंटर पर मिले। वहीं पर दोनों ने एक दूसरे के नंबर लिए, दोनों की बातें शुरू हुई। कुछ दिनों के बाद दोनों ने जिम ज्वाइन किया और दोनों रोज वहां मिलने लगे। ये दोनों का अफेयर जब शुरू हुआ उसके बाद फिर बात इतनी बढ़ी कि चांदनी के पिता शामली में एक जूस का ठेला लगाया करते थे। फिलहाल पुलिस जिम ट्रेनर चांदनी और उसके पिता को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। डिटेल जांच कराई इसमें लाइव से हमारी और गोपनीय रूप से,
तो जानकारी ये हुई कि देवराज मलिक का एक ही बेटा है आयुष, और यहाँ की हमारे जनपद सामने की काजीवाड़ा की एक कुरैशी की बेटी है जिनका नाम इस्लाम कुरैशी, जो फलों का व्यापार करते हैं, लगा के ठेला वगैरह ठेलिया पे जूस वगैरह बेचते हैं। उनकी बेटी, उनकी कई बेटियां हैं, उसमें एक चांदनी नाम की उनकी बेटी है, काफ़ी वो वयस्क है, और उसके माध्यम से इसको फंसाया गया इसमें, और तथाकथित उसका दिल्ली में कहीं मस्जिद में निकाह कराई गई, और अब वो पूर्णतः लगभग कन्वर्ट सा हो गया है। तो फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी जो तथाकथित जो निकाह वाली पत्नी है या निकाह जिसने किया है चांदनी, उसका फादर गिरफ्तार हो गए हैं इसमें। अभी इसका जो भाई है जो उसकी दुकान पर नौकर था आयुष के, वो फरार है। इसकी एक सिस्टर सुमैला है जो मेरठ में इसकी शादी हुई है, और भी तमाम जो इसमें धार्मिक गुरु इसमें इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इस ढंग की घटना करने का प्रयास किया है संपत्ति को देखते हुए, उन पर हम लोग बहुत ही कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। सर एक चीज, इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, अभी जांच कहां तक पहुंची इस मामले की? देखिए हुसैन, ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील मामला है उत्तर प्रदेश के शामली जनपद का, जहां पर एक जिम ट्रेनर चांदनी पर आरोप लगा है कि वो एक लड़के को जबरन अपने प्रेम जाल में फंसाती है, वीडियो बना लेती है, ब्लैकमेलिंग का काम शुरू करती है, और उसके बाद न सिर्फ आयुष को बल्कि आयुष के पूरे परिवार पर धर्म परिवर्तन का बाकायदा दबाव बनाया जा रहा था। और इस पूरे सिंडिकेट में पुलिस को ये जानकारी मिली है कि न सिर्फ 3 मौलवी शामिल थे बल्कि कुछ और धर्मगुरुओं की भी बात सामने आ रही है, जो सिंडिकेट को चलाने की बात सामने आ रही है। और इसी को देखते हुए पुलिस ने इस मामले में न सिर्फ SIT का गठन किया है बल्कि इस पूरे मामले की तफ्तीश के लिए पुलिस का कहना है कि अभी और भी ज्यादा डिटेल्ड पूछताछ करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना है, चांदनी को और उसके पिता को ले जाकर के कुछ लोगों को सामने कन्फ्रंट कराना है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये गिरोह जो है ये कितना बड़ा है, और इससे पहले इस तरीके से चांदनी और उसके इस गिरोह ने कितने और बेगुनाह लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाया है, उनका वीडियो बनाया है, उनको ब्लैकमेल किया है और जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया है। तो ये एक मामला जरूर सामने शामली का आया है इस पूरे मामले में हुसैन, लेकिन पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में जो क्लू मिल रहे हैं, जो जानकारियां मिल रही हैं, उससे ये मामला और भी ज्यादा बड़ा दिख रहा है। इसीलिए इस पूरे मामले में SIT के साथ पुलिस का और कुछ वक्त में तस्वीर और साफ होगी कि ये इस मामले में और कौन कौन लोग शामिल हैं। बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए बात करते हैं मिडिल ईस्ट में छिड़े जंग की। ईरान और इजराइल पर भयानक हमले किए गए। ईरान के हमले के बाद से इजराइल ने ईरान के 15 शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। इजराइल के हमले के बाद से तेहरान में एयर स्पेस को फौरन बंद कर दिया गया। दोनों तरफ से मिसाइल हमले जारी हैं। इजराइल ने यह दावा किया कि ईरान की तरफ से देर रात भारी तादाद में मिसाइल दागे गए। उसका वीडियो भी सामने आया। इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक के आसमान में कई ईरानी मिसाइल्स देखी गई। ईरान ने लेबनान पर हमले की स्थिति में इजराइल पर अटैक की पहले से चेतावनी दे रखी थी। ईरान के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि वो हमले ना करे। इसके बावजूद इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। तेहरान, इस्फहान, पश्चिमी ईरान समेत 15 शहरों को निशाना बनाया इजराइल ने। इजरायली हमले के बाद तेहरान में एयर स्पेस बंद किया गया। इस बीच IRGC ने इजराइल पर भयानक हमले की धमकी दी है। बताया जा रहा है कि बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। तो ईरान ने इजराइल पर हमले का एक नया वीडियो भी जारी किया है। ईरान ने इजराइल पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी हैं। ईरान की ओर से दागी गई मिसाइल के बाद से इजराइल के कई शहरों में मिसाइल गूंज रहे हैं और इजराइल डिफेंस फोर्सेस पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। 8 अप्रैल को हुए सीजफायर के बाद से ईरान ने पहली बार इजराइल पर एक साथ 11 मिसाइलें दागी हैं। इजराइल का दावा यह है कि उसने सभी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर दिया है। और अभी एक खबर, बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप के मना करने के बावजूद इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। हमले का नया वीडियो भी आ चुका है जिसमें इजराइल ने तेहरान पर भयानक हमला किया। तेहरान के कई इलाकों में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल ने हमला ट्रंप के मना करने के बाद किया है। ट्रंप ने इजराइल से कहा कि ईरान के हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ। उम्मीद है कि इजराइल जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। इससे पहले ट्रंप लेबनान पर भी इजराइल को हमला करने से मना कर चुके, उसके बावजूद इजराइल ने लेबनान पर भी हमला किया था। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से भयंकर तनाव है और इस बीच ईरान ने इजराइल को बड़ी धमकी दे डाली है। ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। इजराइल पर ऐसा विनाशकारी हमला होगा कि वो सोच भी नहीं सकता।
IRGC ने इजराइल को तबाह कर देने की धमकी दी है। ईरान ने कहा कि इजराइल ने रेड लाइन क्रॉस की है। बेरूत पर हमले का यह जवाब था। अगर उसने ईरान पर अटैक किया तो अंजाम और खतरनाक होगा। هدف قرار داده است. قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در زاویه بیروت اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده‌تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. ईरान ने इजराइल पर हमला बोला तो तेहरान में लोग सड़कों पर उतर आए। रात भर जश्न हुआ। इजराइल अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी हुई। जो तस्वीरें सामने आई उसमें ईरान से इजराइल की ओर दागी गई मिसाइलें आसमान में नजर आ रही हैं। सड़कों पर लोगों का हुजूम है। इस दौरान लोग अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। इस जश्न के कुछ ही घंटों के बाद इजराइल ने तेहरान पर हमला किया। तो लेबनान की राजधानी बेरूत एक बार फिर से इजरायली हवाई हमलों से दहल उठी है। इजरायल ने बेरूत में भीषण हमला किया। हमले में कई इमारतें तबाह हुई। इजरायली सेना ने यह दावा किया है कि उसने दक्षिण बेरूत के दये इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में कितनी मौतें हुई अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। आपको ये भी बता दें कि इजरायल ने जिस दया इलाके में हमला किया है वो हिजबुल्लाह का प्रमुख गढ़ माना जाता है। इजराइल में हमले का एक नया वीडियो आया है। ईरान ने तेल अवीव पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। मिसाइल एक बिल्डिंग पर गिरी जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। मिसाइल अटैक का जो वीडियो सामने आया उसमें आप देख पाएंगे कि ये एक बिल्डिंग पर जाकर के हिट करती है और जोरदार धमाके के साथ बिल्डिंग में आग लग जाती है। ईरान के हमले से पहले उनके विदेश मंत्री अरागची ने सोशल मीडिया एक्स पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें ईरान के झंडे के साथ लेबनान का झंडा लगाया गया। ये साफ दिखाता है कि ईरान का हमला इजराइल का लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हो रहे हमलों का जवाब है। और अब एक दिल दहला लेने वाली खबर फिलीपींस से, जहां 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया जिसने भारी तबाही मचाई है। अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भूकंप इतना भयानक था कि ऊंची ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह से बिखर गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर इधर उधर भागते हुए नजर आए। भूकंप के बाद से फिलीपींस के साथ साथ इंडोनेशिया, जापान और मलेशिया के कुछ हिस्सों के लिए भी सुनामी की चेतावनी दी गई है। फिलीपींस के जनरल सैंटोस सिटी का भयावह मंजर देखने को मिल रहा है और एक वीडियो में मशहूर फास्ट फूड चेन जॉलीबी की बहुमंजिला इमारत को भी तेज झटका लगा। ये एक फास्ट फूड चेन है जॉलीबी, उसकी इमारत है। पहले उसमें कुछ क्रैक्स आए और उसके बाद ये इमारत भरभरा कर गिर गई और इस इमारत के गिरने से मलबे से उठा धुआं, धूल और धुआं पूरे इलाके में भर गया।